वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपके एनडीए की काफ़ी बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। एनडीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है, उसके साथ साथ सीडीएस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है। जहाँ पे भी आपका इंडिया जीके आता है उस एग्ज़ाम के लिए आज का जो क्लास होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें अपन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे ही जाते हैं, जिनके 100% छपने के चांस रहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसे आपको देखना है। राउत नाचा नृत्य कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है, यह आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको क्या दिए हुए हैं नीचे देखना है। त्रिपुरा का है, छत्तीसगढ़ का है, असम का है या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि राउत नाचा के बारे में। तो राउत नाचा आपके छत्तीसगढ़ का क्या है, लोकप्रिय नृत्य है। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोकप्रिय नृत्य आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कौन सा लोकप्रिय नृत्य आता है, पंथी लोकप्रिय नृत्य आता है। फटाफट आपको नोट करना है कौन सा आता है, पंथी लोकप्रिय नृत्य है। सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, आपका राउत नाचा आता है नृत्य, फटाफट इसे भी नोट करना है। थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, पिंडवानी नृत्य आता है, फटाफट इसे भी नोट करिए कौन सा आता है, पिंडवानी नृत्य आता है। फोर्थ नंबर पे कौन सा नृत्य आता है ये आपको मैं बता देता हूँ। फोर्थ नंबर पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनके अलावा और कौन से नृत्य छत्तीसगढ़ में आते हैं, फटाफट नोट कीजिए। त्रिपुरा के बारे में बात करते हो तो त्रिपुरा में कौन सा नृत्य आता है, खारची नृत्य आता है, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कौन सा नृत्य आता है त्रिपुरा में, खारची, फटाफट नोट कर लीजिए। काफ़ी ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। अगले पे बात करते हैं। तो आपके त्रिपुरा में एक और चीज़ आती है, आपके होजागिरी नृत्य भी आता है। कौन सा आता है, होजागिरी नृत्य भी कहाँ पर आता है, त्रिपुरा में आता है, फटाफट आपको नोट करना है। त्रिपुरा का लोकप्रिय नृत्य है। असम के बारे में बात करते हैं तो असम में कौन सा आता है, बगरुम्बा आता है। कौन सा आता है, फटाफट नोट करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बगरुम्बा नृत्य आता है, फटाफट नोट कीजिए, आपका नीचे दे रखा है। तो बगरुंगा नृत्य कहाँ पर आता है, आपके असम में आता है, फटाफट नोट कीजिए। बगरुंगा नृत्य कहाँ पर आता है, असम में आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सन 1954 में भारत रत्न किनको मिला यह आपको बताना है। लेकिन क्वेश्चन आपको दे रखा है कि 1954 सन में भारत रत्न किनको नहीं मिला था। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 1954 में किनको किनको भारत रत्न मिला था। तो सबसे पहले किन्हें मिला था ये मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे जिन्हें मिला था उनका नाम क्या है, राधा कृष्णन, फटाफट नोट करना है किनको मिला था। फर्स्ट नंबर पे मिला था राधा कृष्णन जी को। सेकंड नंबर पर किनको मिला था ये नोट कीजिए, राजगोपालाचारी को मिला था। किसे मिला था, राजगोपालाचारी, फटाफट आपको नोट करना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन में इनके नाम दे रखे हैं। थर्ड नंबर पे मिला था सीवी रमन जी को, फटाफट नोट करना है। तो यहाँ से 1954 में 3 व्यक्तियों को मिला था। फर्स्ट बार राधा कृष्णन जी को मिला था, राजगोपालाचारी को, फिर सीवी रमन जी को मिला था। तो 3 ऑप्शन आपको दिए हुए, लेकिन आपका जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो इनसे अलग है। तो भीमसेन जोशी को 1954 में भारत रत्न नहीं मिला था। तो अपन बात करते हैं भीमसेन जोशी के बारे में, अपन डिटेल से बात करते हैं। तो भीमसेन जोशी को कब मिला था भारत रत्न, भीमसेन जोशी को 2008 में क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, फटाफट आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, सन 2001 में किन्हें मिला था भारत रत्न, ये आपको बताना है। तो सन 2001 में भारत रत्न मिला था लता मंगेशकर जी को, फटाफट आपको नोट बनना है किन्हें मिला था, लता मंगेशकर जी को। आपको बताना है कि सन 2014 में किन्हें मिला था ये आपको बताना है। तो सन 2014 में मिला था सचिन तेंदुलकर जी को, फटाफट आपको नोट करना है किन्हें मिला था, सचिन तेंदुलकर को, फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आपको बताना है कि पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था। तो सन बता दीजिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था ये आपको बताना है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था ये भी आपको बताना है। कल आपकी जो वीडियो है उसमें अपन युद्ध के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज आपको जानना है कि पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था, आपके 1761 ईस्वी में हुआ था, फटाफट आपको नोट करना है। कौन से सन में हुआ था, 1761 में हुआ था, फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो सबसे पहले ऑप्शंस दे रखे 23 जनवरी को, 26 दिसंबर को, 16 जनवरी को या फिर 19 अगस्त को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाते हैं ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट छाप दीजिए। मैं बता देता हूँ राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं 23 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है। तो 23 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, पराक्रम दिवस बनाया जाता है। फटाफट नोट कीजिए, दिवस को मैं डे लिख देता हूँ। 26 दिसंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, वीर बाल दिवस बनाया जाता है। कौन सा दिवस बनाया जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस। और आपके 16 जनवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, इस दिन बनाया जाता है आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप डे यानी स्टार्टअप दिवस बनाया जाता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन, फटाफट आपको नोट करना है। आपको कमेंट बॉक्स में छाप के बताना है कि आपका एड्स दिवस कब मनाया जाता है। फटाफट आपको बताना है एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन डे कब मनाया जाता है ये भी आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताना है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फटाफट टाइप कर दीजिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, रामकृष्ण मिशन के बारे में देखते हैं। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी ये आपको बताना है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 18, फटाफट सन को आपको नोट करना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में, फटाफट इसे नोट कीजिए। आपको बताना है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो फटाफट बताइए किसने की थी, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किसने की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने किसी की स्थापना की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अब क्वेश्चन क्या आता है कि स्वामी विवेकानंद जी की जो पत्रिका थी उसका नाम क्या है। तो विवेकानंद जी की एक पत्रिका थी, पत्रिका का जो नाम है वो क्या है, प्रबुद्ध भारत। फटाफट नोट करना है, क्या नाम था, प्रबुद्ध भारत। फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी क्या है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसे देखिए। काकोरी ट्रेन डकैती कहाँ पर हुई थी ये आपको बताना है, कब हुई थी ये भी आपको बताना है। तो काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी, सन आपको दी हुई है, यहां से आपको आंसर फटाफट टाइप करके बताना है। 7 अगस्त 1905 ईस्वी में हुई थी, 9 अगस्त 1925 में हुई थी, या 5 फरवरी 1922 में हुई थी, या फिर 13 अप्रैल 1919 में हुई थी। फटाफट आपको बताना है। तो काकोरी ट्रेन डकैती आपकी कब हुई थी, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो काकोर सबसे पहले अपन बात करते हैं 7 अगस्त 1905 में किसकी डकैती हुई थी या फिर क्या हुआ था। तो इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी 9 अगस्त 1925 में। क्या हुआ था, इस समय आपका क्या हुआ था, काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। फटाफट नोट कीजिए। राइट आंसर बी ऑप्शन। सी ऑप्शन पे चलते हैं। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, तो इस दिन क्या हुई थी, चोरी चोरा कांड हुआ था। क्या हुआ था, चोरी चोरा कांड हुआ था। फटाफट आपको नोट करना है। 13 अप्रैल यानी आपके 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। ये भी आपको नोट करना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके समय पे हुआ था, जेम्स फोर्ड के समय पे हुआ था। किसके समय पे हुआ था, जेम्स फोर्ड के समय हुआ था। फटाफट आपको नोट करना है। जेम्स फोर्ड उस समय भारत के क्या थे, वाइसरॉय थे। ये भी आपको नोट करना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके बारे में अपन ने बात की है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। अगले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, काफ़ी लग्जरी क्वेश्चन दे रखा है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था ये मैं आपको बता देता हूँ। वास्तविक संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। फटाफट आपको नोट करना है। क्या है, ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने करवाया था, यह आपको बताना है। तो ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, या फिर ननोबदिस किसी ने करवाया था। तो आपको बताना है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने करवाया था।
तो फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए किसने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था, फटाफट आपको बताना है। क्वेश्चन ये भी आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से तल का निर्माण करवाया था और इल्तुतमिश ने कौन से तल का निर्माण करवाया था। तो ये आपके दो क्वेश्चन आपके SW क्वेश्चन है, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, इनके आंसर को स्टडी करना है, फटाफट और नोट कीजिए और कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपीरियल बैंक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपीरियल बैंक आपके 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है। आपके बैंक ऑफ आपको बताना है मुंबई, ऐसे आपके 3 बैंक है, उनसे मिलकर आपका इंपीरियल बैंक बना है। तो सबसे पहले इंपीरियल बैंक के बारे में अपन बात करते हैं। इंपीरियल बैंक से जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921 में, 1922 में, 1956 में या फिर 1955 में। तो सबसे पहले मैं बता दूं इसकी स्थापना हुई थी 1921 में, फटाफट नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन क्या आता है कि जो इंपीरियल बैंक था इसको SBI में कब कन्वर्ट कर दिया गया था, यानी SBI कब बना दिया गया था इस बैंक को। SBI बैंक कब बनाया गया था, इसको 1955 ईस्वी में, फटाफट आपको नोट करना है। SBI में कन्वर्ट कर दिया गया था, फटाफट नोट कीजिए। इंपीरियल 3 बैंकों से मिलकर बना हुआ है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से बैंक है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में क्या क्या चीजें आती है? समानता आती है, स्वतंत्रता आती है और न्याय आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रस्तावना में कितनी समानता है ये आपको बताना है। तो फटाफट नोट कीजिए। प्रस्तावना में 2 समानता आती है। क्या आती है? 2 समानता। सबसे पहली समानता कौन सी आती है? अवसर आती है। क्या आती है? अवसर। और सेकंड नंबर पे कौन सी समानता आती है? प्रतिष्ठा आती है। फटाफट इसे भी नोट करना है। अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रस्तावना में समानता के बारे में अपन ने बात कर ली है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है ये आपको बताना है। तो प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी स्वतंत्रता होती है प्रस्तावना में? सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है विश्वास, फटाफट नोट कीजिए। सेकंड नंबर पे क्या आता है? धर्म आता है। थर्ड नंबर पे क्या आता है? उपासना आता है। फोर्थ नंबर पे क्या आता है? विचार आता है। और 5 नंबर पे लास्ट में क्या आता है? अभिव्यक्ति आती है। फटाफट आपको नोट करना है। ये आपके क्या है? 5 क्या है? फटाफट नोट कीजिए। स्वतंत्रता है प्रस्तावना के अंदर। समानता की बात हो गई, स्वतंत्रता की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं न्याय के बारे में। तो प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय है ये आपको बताना है। तो इसमें कितने प्रकार के न्याय है? सबसे पहले न्याय आता है राजनीतिक। कौन सा आता है? राजनीतिक आता है। 3 प्रकार के न्याय है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 3 प्रकार के न्याय है, राजनीतिक आता है। सेकंड नंबर पर आता है सामाजिक न्याय आता है। फटाफट आपको नोट करना है कौन सा न्याय आता है? सामाजिक न्याय आता है। और फोर्थ नंबर पे आपका कौन सा आता है? आर्थिक न्याय आता है। ये भी आपको नोट करना है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, आर्थिक न्याय। तो फटाफट आपको नोट कर लेना है प्रस्तावना में कुल कितने न्याय आते हैं। आपके 3 न्याय आते हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय। फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दे रखा है, इसे आपको नोट करना है। तो कालीचरण पटनायक मणिपुरी से संबंधित है, कथक से, कथकली से या फिर ओडिसी से। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कालीचरण पटनायक किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। फटाफट आपको नोट करना है। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन, फटाफट नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है ये आपको बताना है। तो ये भी क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बताना है कि पहला फीफा विश्व कप कौन से सन में हुआ था ये आपको बताना है। तो फटाफट नोट कीजिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। पहला फीफा लिख देता हूँ आपको इंग्लिश में, पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था ये आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में छाप लीजिए पहला फीफा विश्व कप कब हुआ था। आपके 1930 ईस्वी में हुआ था। फटाफट आपको नोट करना है। 1930 ईस्वी में हुआ था। फटाफट नोट कर लीजिए। ये भी क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इसके बारे में अपन बात करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि अरावली की पहाड़ियों के कौन सी नदियाँ निकलती है। तो आपको ऑप्शंस क्या दे रखे? यहाँ पे नर्मदा नदी, लूनी नदी, काली नदी या फिर यमुना नदी, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी निकलती है। फटाफट नोट कर लीजिए। राइट आंसर बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या घुमाए हुए आते हैं आपके कि अरावली की जो पहाड़ी है, अरावली की जो पहाड़ी है
अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है, वो आपकी है गुरु शिखर। फटाफट आपको नोट करना है, कौन सी है, गुरु शिखर। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। अब अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, किसके बारे में, अमरकंटक की पहाड़ियों के बारे में काफ़ी बार सुना होगा। पहाड़ियों को मैं हिल्स लिख देता हूँ यहाँ पे, हिल्स के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा। अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से दो नदियाँ निकलती है आपकी, निकलती है नर्मदा नदी, और कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी निकलती है। फटाफट नोट करना है। अब अपन बात करते हैं इसी प्रकार से, तो सबसे पहले नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है, तो नर्मदा नदी पे बात करते हैं अपन। ले लेते हैं एक एक टॉपिक को, क्या ले लेते हैं, एक एक टॉपिक को ले लेते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी के बारे में अपन बात करते हैं। तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, क्या है, फटाफट नोट कीजिए, सरदार, फटाफट आपको नोट करना है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, यहाँ पर स्थित है। फटाफट नोट कीजिए। और नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है, ये भी आपको नोट करना है, क्या है, धुआंधार जलप्रपात भी स्थित है। फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं सोन नदी के बारे में, किसके बारे में बात करते हैं, सोन नदी के बारे में बात करते हैं। तो सोन नदी पर क्या स्थित है, ओंकारेश्वर बांध स्थित है, क्या स्थित है, ओंकारेश्वर बांध स्थित है। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, तो फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके जीएस का सवाल आ गया है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। तो ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके काफ़ी सारे रोग होते हैं, कैसे कैसे। सबसे पहले ईटाई जो होता है, ईटाई ये किसकी अधिकता से होने वाला रोग है, यह आपकी कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग है, जिसे CD से शो किया जाता है। CD को क्या कहा जाता है, फटाफट आपको नोट करना है, कैडमियम कहा जाता है। फटाफट आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं अगले रोग के बारे में। मीनी माता किसकी कमी अधिकता से होने वाला रोग है, ये आपको मैं बता देता हूँ, ये मरकरी की अधिकता से होने वाला रोग है। फटाफट आपको नोट करना है। दांत खराब, ये फ्लोरो की अधिकता से होने वाला रोग है, कमी नहीं अधिकता से होने वाला रोग है। ईटाई कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग है। मिनी माता मरकरी की अधिकता से होने वाला रोग है। और दांत खराब फ्लोरो की अधिकता से होने वाला रोग है। इसी प्रकार नाइट्रेट की अधिकता से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। फटाफट आपको नोट करना है, कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बताना है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, सी की कमी से कौन सा रोग होता है, और डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए की कमी से रेतोंदी होता है, बी की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्क्वेरी होता है, डी की कमी से रिकेटस होता है। फटाफट आपको नोट करना है, ये कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रामेश्वर कन्वेंशन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो रामेश्वर कन्वेंशन कब हुआ था, फटाफट आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। तो मैं इसकी सन यहाँ पे आपको नोट करा देता हूँ। रामेश्वर कन्वेंशन हुआ था आपके 2 फरवरी 1971 में हुआ था। फटाफट नोट कीजिए। इसी प्रकार से 2 फरवरी को कौन सा डे बनाया जाता है, इसी के लिए वेटलैंड डे बनाया जाता है, ये भी आपको नोट करना है। कौन सा डे बनाया जाता है, फटाफट नोट कीजिए, वेटलैंड डे बनाया जाता है। फटाफट नोट कर लीजिए। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछे जाने के चांस रहते हैं, तो फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे के बारे में जब बात करते हैं अपन, कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको बताना है। तो वो आपकी कौन सी नदी है, फटाफट आपको नोट करना है। वो आपकी नदी है लिम्पोचे नदी। कौन सी नदी है, लिम्पोचे नदी है। फटाफट आपको नोट करना है। ये भी क्या है, बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, यह आपको बताना है। तो वो कौन सी नदी है, कांगो नदी है। कौन सी नदी है, फटाफट आपको नोट करना है। कौन सी नदी है, कांगो नदी है। फटाफट आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये आपको बताना है। तो वो कौन सी नदी है, आपकी माही नदी है। फटाफट आपको नोट करना है। कौन सी नदी है, माही नदी है। फटाफट नोट कीजिए। अगले क्वेश्चन आपको दे रखा है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन। इस पे चलने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फटाफट नोट कीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आगा खान कप का संबंध किस खेल से है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है, ड्यूरेंट कप का संबंध किस खेल से है, और राइडर कप का संबंध किस खेल से है।
तो आगा खान कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है, फटाफट आपको नोट करना है। उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है, ये भी आपको नोट करना है। ड्यूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से है, ये नोट करना है। और राइडर कप का संबंध किस खेल से है? गोल्फ से है। तो फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, आगे भी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, तो आपको नोट करना है। अब अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे ही गए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो दे रखा है इसे आपको देखना है। कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट बता दीजिए। तो कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, फटाफट आपको नोट करना है। कौन है? जयशंकर प्रसाद, फटाफट आपको नोट करना है। यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी है, फटाफट नोट कर लीजिए। ये क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में भी क्या है काफ़ी बार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, ये बताइए। नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो नीला ग्रह अपनी अर्थ को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं, ये भी आपको नोट करना है। लाल ग्रह के बारे में आपको पता होना चाहिए, किसे कहा जाता है? मार्स ग्रह को कहा जाता है, फटाफट नोट करना है। व्यास आपको बताना है कि पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी का जो व्यास है वो कितना है, फटाफट नोट कीजिए। डायमीटर जो है वो कितना है आपके 12,800 है, फटाफट 12,800 किलोमीटर है, फटाफट आपको नोट करना है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे चमकीला ग्रह आपका कौन सा? शुक्र ग्रह, ये आपको काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो आपका ज्वालामुखी होता है, ज्वालामुखी के मुख के रूप को जानते हैं। ज्वालामुखी का जो मुख का जो ऊपर का जो रूप होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे किस नाम से जाना जाता है, फटाफट नोट कीजिए। उसे जाना जाता है क्रेटर के नाम से जाना जाता है। किससे जाना जाता है? क्रेटर के नाम से जाना जाता है, फटाफट आपको नोट करना है। काफ़ी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है, फटाफट आपको बताना है। तो केंचुआ पालन को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइए। वर्मी कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कल्चर कहा जाता है, फटाफट आपको बताना है। वीटी कल्चर किसे कहा जाता है, ये भी आपको बताना है कि वीटी कल्चर किसके पालन को कहा जाता है, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल जो क्या है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फटाफट आपको छापना है। अपन बात करते हैं, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, ये आपको बताना है। तो अशोक के जो शिलालेख थे इनको सर्वप्रथम रीड करने वाला जो व्यक्ति था वो कौन था? जेम्स प्रीसेप था, फटाफट आपको नोट करना है। कौन था? जेम्स प्रीसेप था, फटाफट आपको नोट करना है। एग्जाम पे क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, ये आपको बताना है। सिकंदरा में है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है, ये भी आपको बताना है। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है, ये आपको पता होना चाहिए। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, फटाफट नोट कीजिए। बिहार में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। किसका मकबरा? शेर शाह का मकबरा, फटाफट नोट करना है। बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। राजा अजात शत्रु किस वंश के हैं, ये आपको बताना है। हर्यक वंश के हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसे देखिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, ये आपको बताना है। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, फटाफट नोट करना है। किस वेद में है? ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में, फटाफट आपको नोट करना है। क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है, तो फटाफट आपको नोट करना है, काफ़ी बार पूछा गया है। अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो आपके फिजिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपके एनडीए की एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो एनडीए के एग्जाम में जो फिजिक्स से जो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले जो आपका पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? P=VI होता है। V बराबर क्या होता है? IR ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार होता है। V की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या बन जाता है? I²R बन जाता है। यदि I की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं I की वैल्यू, तो वो V/R होती है। इसको यदि यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन जाता है V²/R, जो आपके पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं, VI, I²R, V²/R। इसको आपको नोट करना है। न्यूमेरिकल भी पूछा गया था आपका कि Q बराबर क्या होता है? IT होता है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल भी पूछा गया था, ये भी आपको नोट करना है। ये भी क्या है, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, फटाफट इसको भी नोट करना है। अब आपका क्वेश्चन क्या आता है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो साउंड होता है, क्या होता है? जो साउंड, इसका जो वेग होता है, इसका जो वेलोसिटी होता है वो किस में मैक्सिमम होता है, ये आपको बताना है।
तो इसका जो वेलोसिटी होता है वो किस में मैक्सिमम होता है, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। फटाफट नोट कीजिए। ट्रिक हो जाती है कि जो साउंड होता है सॉलिड में मैक्सिमम कैसे होता है, एस से एस मिल जाएगा तो साउंड सॉलिड, फटाफट नोट करना है। तो साउंड सॉलिड में मैक्सिमम होता है। इसी प्रकार से जो आपका लाइट होता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसका वेग किस में, इसका वेलोसिटी किस में मैक्सिमम होता है, तो निर्वात में मैक्सिमम होता है, वैक्यूम में मैक्सिमम होता है। फटाफट आपको नोट करना है। ऐसे आपके जो बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन भी आपको दे रखा है, जो आपका वीन विस्थापन का जो नियम होता है वो क्या होता है, लेमडा समानुपाती 1/t, और जो केपलर का नियम होता है वो क्या होता है, t² समानुपाती r³ होता है। और आपके गति के भी 3 नियम होते हैं। गति का जो फर्स्ट नियम होता है उसे क्या कहा जाता है, जड़त्व का नियम कहा जाता है, यहाँ से सवाल आता है। और एक आपके थर्ड नियम से आता है। गति के थर्ड नियम को कहा जाता है एक्शन रिएक्शन फोर्स, यानी क्रिया प्रतिक्रिया बल कहा जाता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। ये आपको नोट करना है। यहाँ से आपके सवाल पूछे जाते हैं। जड़त्व का मतलब होता है कि जिसमें कोई व्यक्ति यदि स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है, तो वो आपका जड़त्व होता है। जड़त्व के उदाहरण हो सकते हैं जैसे चलती हुई बस का अचानक रुकने से जो उसमें बैठे यात्री होते हैं वो आगे की तरफ झुक जाते हैं, आगे की तरफ धक्का महसूस करते हैं। और थर्ड नियम में आपके आते हैं जैसे बंदूक की गोली का छोड़ना तो बंदूक पीछे की तरफ झटका खाती है, पानी में तैरना, ऐसे आपके थर्ड नियम के उदाहरण हैं। तो आपको क्या करना है, आज के वीडियो को अपन यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको ऐसी फिजिक्स की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमें फिजिक्स की क्लासेस भी चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जीके की क्लासेस भी चलती रहेगी, तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है। वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे अपडेट मिलते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनकी आपको लिस्ट मिल जाती है सेव, जहाँ से आपका रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है। एग्जाम में भी आपका टाइम काफ़ी बच जाता है, जैसे आपकी जो रिवीजन के लिए आपका जो टाइम होता है वो यहाँ से PDF में आप काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।